रेलवे तहलके पे तहलका मचा रही है, पहले वंदे भारत और अब हाइड्रोजन ट्रेन। और इसके बरक्स अगर हम बात करें पाकिस्तान के रेलवे निज़ाम की, तो आपको पता है कि पाकिस्तान का रेलवे निज़ाम इस वक्त खसारे का शिकार है। पाकिस्तान के पास जो ट्रेनें मौजूद हैं उनके पास सिर्फ 3 दिन का तेल मौजूद है। अगर 3 दिन तक इन ट्रेनों को तेल प्रोवाइड ना किया गया तो पाकिस्तान में चलने वाली तमाम ट्रेन बंद हो जाएंगी। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुस्तहसिन नवाज। मुस्तहसिन, मुझे पाकिस्तान के रेलवे के बारे में बताएं कि हमारा रेलवे निज़ाम जो है वो इस वक्त किस सूरत हाल में है? बहुत मिजरेबल कंडीशन में है। ऑब्वियसली बात है, इवन कि हमारा जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो लॉसेस में है। वो अपने इवन के वो अपने इतने एक्सपेंसेस इतनी जो है ना वो इनकम नहीं जनरेट कर पाए कि वो अपने आप को जो है ना वो रन कर सके। इसलिए इवन के गवर्नमेंट को जो है ना वो सब्सिडाइज करना पड़ता है और बहुत सारे पैसे जो है ना इस पे जो है ना वो टैक्स पेयर के बहुत सारे पैसे जो है ना वो इस पे इन्वेस्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ में। देखें आप इंडिया की जो है ना वो एग्जांपल ले लें। अब इंडिया में जो है ना वो रेवेन्यू जनरेट करता है और वो रेवेन्यू जनरेट करके वो गवर्नमेंट को देता है, ना कि हमारी तरह जो है ना कि वो उसमें जो है ना वो हमारे पैसे बर्न होते हैं। अगर हम इंडिया के रेलवे निज़ाम की बात करें तो पहले उन्होंने पिछले दिनों वंदे भारत जो है वो लॉन्च की, बड़ी सक्सेसफुल रही वो, और अब जो है वो हाइड्रोजन ट्रेन जो है इंडिया बनाने जा रहा है। पहले जर्मनी में बनाई गई थी और अब इंडिया में बनाई जाने लगी है। तो क्या कहेंगे कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये इंडिया की? ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इससे जो है ना वो एक तो ये है कि रेवेन्यू जनरेट होगा और दूसरा ये है कि ये वैसे भी जो है ना वो बहुत सारे अब वहाँ पे जो है ना वो ट्रेन एज अ लॉजिस्टिक भी यूज़ की जाती है और वहाँ पे ट्रेन जो है ना उसकी कहीं ज़्यादा जो है ना वो रेवेन्यू जनरेट करके देती है वहाँ पे। इवन के वहाँ का जो पावरफुल मिनिस्टर होता है ना वो रेलवे का मिनिस्टर होता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। और पाकिस्तान में आप ट्रेन का हाल देख लें, आई डोंट थिंक सो कि जो है ना वो कहीं जो है ना वो नई ट्रेन भी जो है ना वो इन ट्रैक्स पे आई होंगी। इवन के ट्रैक्स जो है ना वो भी इस हद तक खस्ता हाल हो चुके हैं कि जिन पे ट्रेन जो है ना वो जा नहीं सकती। बहुत पुराने जमाने के ट्रैक्स हैं, नहीं मुझे लगता है कोई शाज़ो नादिर कोई एक आधा ट्रैक नया बना होगा शायद। इवन के मेरा बेसिकली होम टाउन जो है ना वो नौवल है। पहले जो है ना वो नौवल की तरफ भी ट्रेन जाती होती थी, लेकिन अब वहाँ पे हर जगह ट्रेन जो है ना वो जाना ही बंद हो गई हैं। इवन के इनके जो है ना वो वैसे बहुत ज़्यादा जो है ना वो कम हो गया हुआ है। और जहाँ पे इंडिया का देखें, हमारी जो ट्रेन सिस्टम है ना वो सुकड़ है और वहाँ पे ट्रेन सिस्टम जो है ना वो एक्सपेंड कर रहा है इंडिया में, क्योंकि वो रेवेन्यू जनरेट कर इससे जो है ना वो अपने सिस्टम को ज़्यादा जो है ना वो बेहतर कर सकेंगे और दूसरे कंट्रीज़ को ये सेल आउट करके इससे रेवेन्यू भी जनरेट कर सकेंगे। आफाक, अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के रेलवे निज़ाम का कंपैरिजन करें तो आप क्या फ़र्क देखते हैं दोनों में? फ़र्क तो देखें ना, अभी तो पहले तो जिस तरह एक ही हिसाब था दोनों का समझ लें, लेकिन ये गुज़िश्ता कहीं तकरीबन 2 से 3 साल के दरमियान में उन्होंने अपनी डेवलपमेंट इतनी कर दी है कि उनके पास जो है काफ़ी ज़्यादा जो हमसे आगे हो गए हैं हर एक चीज़ में समझ लें। और रेलवे निज़ाम का देखा जाए तो हमारा तो स्टार्टिंग से ही इस तरह ही चल रहा था, बल्कि मैं यही कहूँगा कि स्टार्ट में जो था वो थोड़ा सा बेहतर था। अभी आके जो है हमारी इकॉनमी पे इतना असर पड़ा है कि हर एक चीज़ जो है उलट पुलट हुई पड़ी है सारी। सही। आपको पता है कि पाकिस्तान का रेलवे निज़ाम इस वक्त बहुत ज़्यादा खसारे का शिकार है? जी जी बिल्कुल, इस बारे में आइडिया है। वो तो देखें ना, आप सिर्फ रेलवे निज़ाम को ना देखें, हर एक चीज़ ही मैंने आपको बताया कि हर एक चीज़ ही पाकिस्तान की इस टाइम उलट पुलट पड़ी है। इकॉनमी इतनी डाउन हुई है कि कोई भी बजट किसी भी चीज़ का निकल ही नहीं रहा। किसी भी हमारा रेलवे निज़ाम इस वक्त खसारे में जा रहा है और इंडिया जो है आए दिन कोई ना कोई ट्रेन लॉन्च कर रहा है। पहले उन्होंने वंदे भारत के नाम से एक ट्रेन लॉन्च की जो कि उनका बड़ा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा। अब वो हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। पहले जर्मनी में ये लॉन्च की थी पहले ये जर्मनी में लॉन्च की गई थी और अब इंडिया खुद ये ट्रेन बनाएगा इंडिया में, अपने मुल्क भारत के लिए और भारत की आवाम के लिए। तो देखें ना, मैंने आपको वही बताया ना कि वो हमसे हर एक चीज़ में आगे जा रहे हैं अभी, ठीक है। अगर हमें भी जो है ये हमने भी ऑरेंज ट्रेन बनाई है, ठीक है, वो भी अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जी हमारे पास सैलरीज नहीं है देने को, हमारे पास ये चीज़ नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं पूरी होती, इसको पेट्रोल पे ख़त्म करना है, इसको बिजली पे लेके आना है। जब बिजली पूरी है नहीं है, पेट्रोल है नहीं है, तो वो चलेगी किस पे? ना वो बिजली पे चलाना चाह रहे हैं, ना वो पेट्रोल पे चलाना चाह रहे हैं। क्या वजह आपको नज़र आती है हमारे दोनों मुल्क इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए, 75 साल उन्हें भी हो गए, 75 साल हमें भी हो गए हैं, इंडिया कहाँ से कहाँ निकल गया और पाकिस्तान का हर एक इदारा खसारे का शिकार है और इंडिया हर लिहाज से हर चीज़ में आगे जा रहा है और हम पीछे जा रहे हैं, यहाँ तक कि हमने अपने असासे बेचना शुरू कर दिए हैं। देखें ना, असासे तो समझ लें कि शुरू से ही बिकते आ रहे हैं हमारे,
ठीक है। और अभी के हिसाब से देखा जाए तो अभी जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के ज़्यादातर, वो अगर देखा जाए तो हमारी हुकूमत को थोड़ा सा इस बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, हमारी देखें फंडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है हर किस्म की। नोट ये आप पिछले दिनों देख लें, सैलाब ज़दगान के लिए इन्होंने इतनी फंडिंग की है, इतनी कि वो बाहर से पैसे लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। अभी जी हमारे वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि हमें सैलाब ज़दगान के लिए जो है IMF के पास दोबारा जाना पड़ेगा। तो इसकी क्या वजह है? वो पैसा कहाँ गया है जो लोगों ने इतनी फंडिंग की है, बाहर फ़ौरन से इतने डॉलर्स आए हैं, ठीक है, पाकिस्तान में उनके लिए इमदाद आई है, पाकिस्तान में बैठे लोगों ने इतनी इमदाद की है, तो वो पैसा कहाँ गया है? अगर हम सिर्फ वही लगा लें यहाँ पे और वो हम अच्छे तरीके से और सही तरीके से लगा लें तो हमें आगे IMF के पास और बाकी किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। इंडिया क्यों IMF के पास नहीं जाता? हम ही क्यों हमेशा जाते हुए दिखाई देते हैं? क्योंकि वो जो है अपने वहाँ पे इन्वेस्ट करते रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे हर एक चीज़ वो प्रॉपरली मैनेज करते हैं हर एक चीज़ को, और जो भी उनके फंडिंग होती है, जो भी उनका सारे असासे होते हैं, वो सारे उनके अंडर हैं, ठीक है। हमारे तो असासे भी सारे की कोई अमेरिका के पास पड़ा हुआ है, कोई चाइना के पास पड़ा हुआ है, कोई फलाने के पास पड़ा हुआ है। आप अभी ये देख लें उसको तैयब अर्दगान को देख लें, उसके पास कई चीज़ें हमारी ऐसे गिरवी पड़ी हुई हैं। तो जब हम कमाएंगे और उनको देंगे तो हमारे पास कहाँ से, आपको देखें ना, हमारे पास तो फिर पैसा बचेगा ही नहीं। तो जो हम कमाएंगे उनको दे जाएंगे बस। इंडिया की तरक्की की एक वजह ये नज़र नहीं आती कि उसके हुक्मरान उसके साथ बहुत लॉयल हैं। अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी की हुकूमत जब से आई है, इंडिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। वैसे हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो एक चाय बेचने वाले हैं, लेकिन उनके आने के बाद, नरेंद्र मोदी के आने के बाद इंडिया ने जितनी दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की की है, पूरी दुनिया इस चीज़ की गवाह है। डेफिनेटली आप देखें ना, जो हुक्मरान लॉयल होगा, जाहिर सी बात है वो मुल्क तरक्की करेगा और डेफिनेटली करेगा। एक चाय बेचने वाला अगर हम उसको कहते भी हैं ना, तो चलो अगर उसने चाय बेची है ना तो उसको पता है कि गरीब की और अमीर की क्या वैल्यू होती है। वो एक नीचे से ऊपर आया हुआ इंसान है, उसको आइडिया है कि मेरे मुल्क में जितनी गुर्बत है, मैं भी उस स्टेज से गुजर के आया हूँ, तो उन पे क्या बीती होती है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो अमीर है वो अमीर से अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब से भी गरीब होता जा रहा है। आपको पता होगा कि इंडिया का रेलवे सिस्टम जो है वो दिन ब दिन कितना एडवांस होता जा रहा है। पहले उन्होंने वंदे भारत के नाम से ट्रेन लॉन्च की, इसके अलावा बुलेट ट्रेन भी इंडिया में चलती है, और अब इंडिया जो है हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च करने जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? अगर हम देखें, वो कहते हैं ना कि इंसान को पहले ना, वो अगर किसी के बारे में बात करनी है तो पहले अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए। तो मुझे याद है कि जब इंडिया ने जब क्या कहते हैं एक स्पेस क्राफ्ट बनाया था और वो रास्ते में ब्लास्ट हो गया, तो उसका बड़ा मजाक उड़ाया था हमने, ठीक है। हमारे जो फवाद चौधरी साहब हैं उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया था कि चांद पे जाने के बजाय ये वो क्या चले गया तो चांद तक नहीं चला तो शाम तक, वो वाला उन्होंने ट्वीट भी किया था। तो इस तरह है कि अगर वो देखें, हमें अब चाहे वो हमारा है नेबर हैं, हमारे कह सॉर्ट ऑफ दुश्मन मुल्क है, लेकिन हमें उनसे काफ़ी कुछ सीखने को भी चाहिए। अगर वो हाइड्रोजन ट्रेन बना रहे हैं तो इसमें उनका देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर और उन्होंने जो सोच है उनकी कि उससे वो अपने जो रिजर्व्स हैं वो कितने सेव कर रहे हैं, फ्यूल की उनकी रिजर्व उनके होंगे। और दूसरी तरफ देखें हम पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान में तो अब ट्रेन का तो ना ही पूछे ना, कि अभी मेरा एक कज़न है मेरा, अभी वो कल शाम 6 बजे की ट्रेन में बैठा है और अभी दोपहर को सुबह रात को 3 बजे वो पहुंचा है। अच्छा। ट्रेन में। कहाँ से आए? पिंडी से लाहौर आया। अच्छा। पिंडी से लाहौर आया, शाम 6 बजे चला और रात को 2:30 बजे वो घर पहुंचा। तो 3-4 घंटे का सफ़र है वो जो ट्रेन में है, वो नॉन स्टॉप ट्रेन है अभी फ़िलहाल तो। पर वो देख लेना कि फॉग का एक अलग फैक्टर है, लेकिन आपके ट्रैक्स अच्छे हों, आपकी स्पीड अच्छी हो, वो भी तो मुल्क है ना जहाँ पे बुलेट ट्रेन चलती हैं, उनको तो फॉग वगैरह कुछ नहीं कहती। इंडिया की अगर हम बात करें, हमारा हमसाया मुल्क है, हमारे साथ आज़ाद हुआ, उनका रेलवे सिस्टम देख ले कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कहा जाता है कि किसी मुल्क का रेलवे निज़ाम उस मुल्क की मौशियत की रीढ़ की हड्डी होता है। तो आप हमारी देख लें कि हमने अपनी रीढ़ की हड्डी का क्या हाल किया। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि रीढ़ की हड्डी होती है कि ट्रांसपोर्टेशन जो भी है ना, चाहे रेलवे है, एयर है, बसेस हैं, जो भी है, ये सारी रीढ़ की हड्डी होती हैं। लेकिन अब हमारे देख लेंगे, हमारे मुल्क में हम 75 साल से हम नाजुक मोड़ पे खड़े हुए हैं, ठीक है, पता नहीं कितना लंबा मोड़ है, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो अभी जो हमारी जो पिछली जो गवर्नमेंट्स गई हैं, जो इमरान खान से पहले की भी गवर्नमेंट्स थी, उनसे आप पूछ लें अगर कि उन्होंने मुल्क के लिए कोई काम बता दें जिसमें सीमेंट, बजरी और लोहा इस्तेमाल नहीं हुआ, ठीक है, तो उनके पास कोई भी जवाब नहीं रह जाएगा उनके पास, ठीक है, सिवाय इनके उसमें उन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ।
लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक मुल्क का, उसकी डेवलपमेंट जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है और उसकी तरक्की के लिए, जो कि पाकिस्तान में हम होता नज़र नहीं आ रहा, और अब तो बिल्कुल भी होता नहीं नज़र आ रहा। अगर हम अपने पाकिस्तान के रेलवे निज़ाम की बात करें तो 75 सालों में इसमें कभी डेवलपमेंट होती हुई आपको नज़र आई? मतलब अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया ने तो हर स्टेज पर अपने रेलवे निज़ाम को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की। 75 सालों में ये तो अब हालात इतने बुरे हुए ना, पिछले इतने सालों में कभी हमने अपने रेलवे निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश की ताकि हमारा मुल्क की जो मौशियत है वो बेहतर हो सके? शेख साहब आए थे ना, शेख साहब ने तो बहुत मेहनत की थी। अच्छा, शेख साहब ने तो रेलवे लाइन को खसारे से भी निकाला था। सही। ठीक है, तो अब वो हमारी किस्मत माड़ी कि अब नहीं रहे वो लोग जो बेहतर सोचते थे, बेहतर करना चाहते थे। अब तो वही हैं वापस, वो आजकल ट्विटर पे बड़ा चल रहा है जी, वो कौन है अभी हमारे रेलवे लाइन के, अब कौन है इस टाइम वजीर? साद रफी। हाँ, एक ट्वीट चल रहा है, कार्टून बनाया हुआ है, जंजीरें बांधी हुई हैं, ट्रेन को टनल से निकाल रहे हैं जी, मैं अंधेर नगरी से निकाल दूंगा इसको वापस। ठीक है, लेकिन वो बस ट्वीट तक ही रह जाना, वो कार्टून ही है बस। अच्छा, इंडिया जो इस वक्त ट्रेन बनाने जा रहा है, हाइड्रोजन ट्रेन, जर्मनी के बाद इंडिया बनाने जा रहा है, तो क्या लगता है इससे इंडिया को कितना बेनिफिट होगा? मैम आप ये देख लें कि हमारी ट्रेन जो चलती हैं वो पानी पे तो चलती नहीं है। ठीक है, उसके लिए फ्यूल है, कोल है, चाहे जिस मर्जी तरह का उसका हम गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका अगर वो हाइड्रोजन ट्रेन बना लेते हैं, उनका तो आधा इंडिया चलता ही ट्रेन पे। उसमें आप देख लें उनके फ्यूल का, उनका कितनी इनकी कॉस्ट मिनिमाइजेशन उनकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी इसमें। अभी ये ऑरेंज ट्रेन पाकिस्तान में लाहौर में बनाई गई है, इसके क्या हालात और वाक़यात हैं? ऑरेंज ट्रेन में मैंने एक दफ़ा सफ़र किया है। ठीक है, मज़े का सफ़र है, लेकिन अब ये है कि सुना है कि मतलब उनके भी प्राइसेस उन्होंने इंक्रीज़ कर दिए। पहले एक फ़िक्स था 50 रुपीज़, अब उन्होंने स्टॉप टू स्टॉप कर दिया, जो मतलब 100 रुपीज़ तक जा रहा है। तो अब ये क्या कह सकते हैं, अभी ऑरेंज लाइन ट्रेन वॉज अ गुड प्रोजेक्ट। ठीक है, लेकिन जहाँ तक अब फिर हमें एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स ना, तो दूसरी तरफ भी देखना चाहिए कि जो अगर ऑरेंज ट्रेन चल रही है, तो जो पहले हमारे जो हाई एसेस वगैरह होती थी, बसेस होती थी, वो लोग फिर कहीं नहीं रहे हैं। हमारा रेलवे का निज़ाम इस वक्त इस हद तक खसारे का शिकार है कि कहा जा रहा है कि हमारे पास सिर्फ 3 दिन का तेल बचा है। अगर 3 दिन से ज़्यादा इन्हें तेल ना दिया गया तो हमारी ट्रेन बंद हो जाएंगी। मैम आप ट्रेन की बात कर रही हैं, हमारे हर इदारे को तेल देने की ज़रूरत है। अच्छा। ठीक है, वो सब बंद हो जाने हैं। ये ट्रेन का तो कह लें कि बहुत एक फार बिहाइंड एक मैटर है ना। हमारे पास घरों की बिजली के लिए ऑयल की ज़रूरत नहीं है। अब ये कारोबार एक बंदा चला रहा है यहाँ पे, जो भी यहाँ पे चला रहे हैं, उसको पता है कि मेरा जो कस्टमर है वो 5 बजे से आना शुरू होगा और रात 10 बजे तक है। कल रात को जनाब साहब रात बैठ के कह रहे हैं कि 8:30 बजे हमने मार्केटें बंद कर देनी, क्योंकि हमने बिजली बचानी है ना। बचानी है, बिजली बचानी कब बनेगी तो बचाएंगे, क्या बचाना है हमने, तो पहले बना तो ले। शिमला के ऊपर, शिमला के अंदर इंडिया ने मुतारिफ करवा दिया हाइड्रोजन ट्रेन, दुनिया की फर्स्ट टेक्नोलॉजी। चाइना के बाद अब इंडिया मुतारिफ करवाने जा रहा है, वो भी कश्मीर के अंदर। इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो इंडिया के कब्जे में कश्मीर है, इतना डेवलप कर रहा है उसको। आपको और गिनवाता हूँ, आप हिसाब लगाएगा। इलेक्ट्रिक बसेस, उसके बाद दुनिया का सबसे ऊंचा सैनमा, उसके बाद यूनिवर्सिटी निज़ाम, उसके बाद हॉस्पिटल का सारा निज़ाम, उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपको तो G20 की मीटिंग भी इंडिया कश्मीर के अंदर रखवा रहा है। कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को, कि क्या साबित करना चाह रहे हैं इंडिया कि पाकिस्तान अपने कश्मीर पर क्या कर रहा है? पहले तो उसका जवाब दे दें जी। पाकिस्तान अपने मसाइल से निकलेगा तो बाकी कोई कश्मीर के बारे में सोचेगा। अगर हम बात करें तो है ना, इकोनॉमिकली बहुत एक स्ट्रॉन्ग पावर बन चुका है। उसकी जीडीपी देखें तो टॉप हमारे जो 5 कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, चाइना, अब हालांकि उसकी जो जीडीपी है यूके को बीट कर गया है, और अपनी इन्वेस्टमेंट, अपने जो लोगों की इन्वेस्टमेंट है वो अपने कंट्री में लेके आ रहा है। इसकी वजह से जो है ना, वो दुनिया को एक अपना नया चेहरा दिखाना चाह रहा है कि भाई हमारे पास पावर, लोग अगर हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं होगी। इसी तरीके से वो जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, डिफरेंट कंपनियां हैं, उनको अपने मुल्क के अंदर मुतारिफ़ करवा रहे हैं, और साफ ज़ाहिर है इससे उनका जो एक इंटरनेशनल लेवल पे जो एक इमेज है वो बेहतर होगा। तो इन चीज़ों को देखते हुए वो एक, अब मेरे ख्याल से तो एक डेवलप कंट्री में शुमार हो रहा है। अब अगर पाकिस्तान की बात देख लें तो हमारी इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल हो गया है। यहाँ पे खाने पीने की और ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो लोगों की अप्रोच से बाहर हो रही हैं, तो वो इन चीज़ों पर कैसे तवज्जो अपनी दे सकेगा और दूसरों के बारे में कैसे सोच सकेगा।
पर्सनली जो मेरा ख्याल है कि उसको पहले अपने घर के हालात ठीक करने चाहिए, उसके बाद जो है ना कश्मीर हाँ ठीक है, एक इंटरनेशनल इशू है, हमारे भाई रहते हैं वहाँ पे, लेकिन सबसे पहले अपने घर को देखना चाहिए। एक फैक्ट बताऊंगा आप, इंडिया के अंदर 35 रुपए किलो और कश्मीर के अंदर उनको मिल रहा है, क्या वो 35 को छोड़कर हमारे पास 150 के लिए आए? नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। अगर इसका एक सुलझाव है कि हमें जो है ना अपने इख्तलाफात बुलाकर अपने हमसाया मुल्क के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने का टाइम है, हम अपनी ट्रेड को उनके साथ बेहतर करें, सामान की तिजारत करें, उनसे चीज़ें लें और जो उनके पास चीज़ें नहीं हैं उनको दें, तो इस तरह से हालात ठीक होंगे। ये दूसरों के मामलात में टांग अड़ाकर और अपने हालात ख़राब करना कोई बेहतर चीज़ नहीं है। आपको नहीं लगता कि कश्मीर का कार्ड खेला जाता है? कैसे आप किसी भी मुल्क की बात करें, पाकिस्तान की या फिर इंडिया की, जब वोट नज़दीक आते हैं तो दोनों मुल्क के पॉलिटिशियन कहते हैं कि भाई कश्मीर का मसला हल करवा देंगे। कश्मीर को लेकर दोनों मुल्क की अवाम इमोशनल हो जाती है। इमोशनल आपको नहीं लगता कि ब्लैकमेल हो रहे हैं कहीं ना कहीं हम कश्मीर के नाम पे? देखें, हमारे यहाँ तो इसका ज़्यादा नहीं है। हाँ, इंडिया की जो गवर्नमेंट है मैं तो यही कहूँगा कि वो कैसे? देखें, मोदी वही है जिसने गुजरात में जो है ना मुसलमानों का कत्लेआम कराया था, तब वो प्रूफ नहीं हुआ, लेकिन बातें तो हैं ना। और जब गवर्नमेंट में होता है बंदा तो वो बातें प्रूफ होती भी नहीं है। जब बंदा पावर में होता है तो वो सारी चीज़ें उसकी फेवर में होती हैं। अब हमारे यहाँ देख लें, मियाँ साहबान के यहाँ इतना केसेस थे, इसहाक डार के यहाँ इतना केसेस थे। अब उनकी मैं देख रहा था कि जो प्रॉपर्टी जो सीज की गई थी वो दोबारा नहीं है। इंसाफ मैं आपको पता है पाकिस्तान जस्टिस के लिहाज से कौन से रैंकिंग में आता दुनिया की? टॉप 150 के हम लाइन में जा रहे हैं, 150 के। तो मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान में कानून वो मकड़ी का जाला है जिसको बड़े जानवर तो फाड़ के निकल जाते हैं, लेकिन जो छोटे हशरात हैं वो उसमें फंस कर रह जाते हैं, और वो छोटे हशरात यहाँ के आम लोग हैं। बड़ी जुल्म की बात। जी, जुल्म तो है।